और जनाब आज प्रोग्राम में बहुत ही गर्मा गर्म किस्म की बहस चल रही है अबाउट आया सोफिया, जो कि तुर्की में एक डिसीजन लिया गया ताकि उसको म्यूजियम से कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया जाए। और हम लोगों के बहुत से जो सोशल रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल सेंटिमेंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है कि उस डिबेट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रोग्राम में यही कोशिश करें कि किस तरह से एक लार्जर पर्सपेक्टिव को देखा जाए और जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चीजें चल रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके डॉट्स मिला के उन पर्सपेक्टिव के साथ और एंगल के साथ उसको देखने की और समझने की कोशिश की जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे एक दोस्त हैं, ह्यूस्टन बेस्ड हैं, इरफान खान हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। ही वंस हिज यूट्यूब चैनल और वहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन खास तौर पे उनके जो सिक्योरिटी एनालिसिस होते हैं और जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उनका जो तबसरा होता है, वो भी सुनने के लायक होता है। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा ऑन द यूट्यूब इरफान खान हु के नाम से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है इरफान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेडियो ज़ात। Walaikum salam, Usman. Thanks for calling me, and you're doing mashallah great job. Absolutely man, no anytime you know। तो आज कुछ प्रोग्राम में जो बात चल रही है आया सोफिया, तो पहले तो मैं आई थिंक एक मेन जो ओवरऑल सवाल है कि ये पूछूंगा कि एज somebody who is analyzing the security situation in the Middle East, like what do you make of this situation and where basically this particular event and development fits in the larger scheme of things for you? ये जो हैगा सोफिया का इंसिडेंस हुआ है, हमें इसको ना रिलीजन से बियॉन्ड रिलीजन देखना चाहिए। अभी बहुत से हम लोग जो मुसलमान हैं वो इसको इन मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग इनटू द पैरामीटर्स ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, बट इसकी जो ग्रेटर इम्प्लीकेशन है, ये एक जियो पॉलिटिक्स टग ऑफ वॉर चल रही है स्पेसिफिकली बिटवीन रशिया, नेटो एंड टर्की। अभी हो क्या रहा है, जब से आपने अगर तैयब उर्दोगान की अगर पॉलिटिकल कैंपेन्स देखी हो, जब वो रेफरेंडम करवा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन की थी तकरीबन 1.5 साल कबल, और उसके बाद भी एक बार मेंशन की कि ये हैगा सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। वो इसके हक में नहीं थे, वो क्योंकि वो ये समझते थे, जितना उर्दोगान को मैं जानता हूँ, जितना सुना है, जितना समझा है, उर्दोगान जो है वो अपने टाइज को यूरोप से कट ऑफ नहीं कभी भी करना चाहते हैं, मगर वो कभी भी यूरोप के तसल्लुत के अंडर भी रहना नहीं चाहते। तो इस वजह से वो हमेशा ये कहते थे हमने एक बराबरी का रिलेशनशिप यूरोप के साथ रखना है। इसलिए जो हैगा सोफिया है, क्योंकि वी ऑल नो ये तकरीबन 1500 साल पहले जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, ये पहले तो ये एज अ क्रिश्चियन बेस बनाया गया था, क्रिश्चियनिटी का बेस बनाया गया था। और उसके क्रिश्चियनिटी का जब कॉन्स्टेंटिनोपल जो है क्रिश्चियंस के अंडर था, ये एज अ क्रिश्चियनिटी का बेस यहाँ से, जिस तरह आजकल वेटिकन में बनाया गया, ये पहले यहाँ बनाया गया था, फिर रोमन कैथोलिक और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे उनमें स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट होने के बाद एक जो इनका फैक्शन था वो रोमन कैथोलिक वेटिकन में चला गया था, और फिर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वो इधर ही रहे थे। और उसके काफ़ी अरसे बाद फिर इन्होंने अपना जो मेन हेडक्वार्टर था, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, और ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, ये ग्रीक बोलते थे इनका और फिर ये क्योंकि ग्रीक की क्योंकि ग्रीक ऑटोमैन एम्पायर का कब्जा हो गया था ग्रीक पे और सारे बैल्कान पे, और तो ये लोग इसको शिफ्ट करके रशिया ले गए थे। अब देखना ये है कि रशिया, और सबसे ज्यादा कंडेमिनेशन भी रशिया और ग्रीक से आई है। ग्रीक की तो मिसाल ऐसी है जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करता रहता है, इसलिए उसको कोई इतनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि दोनों ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ग्रीक हो चाहे रशियन हो। मगर क्योंकि रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रशिया और ये टर्की कैसे प्लेस हो रहे एक दूसरे के साथ। रशिया और टर्की इज फेसिंग ऑफ ईच अदर फॉर लास्ट 6 years ऑलमोस्ट। सीरिया में पहले हुआ, सीरिया में टर्की ने इनका जहाज भी मार गिराया था, अगर आपको याद हो। और फिर इनकी 1 महीने काफ़ी ताल्लुकात ख़राब रहे, सैंक्शंस रशिया ने लगाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे आर बिकेम काइंड ऑफ एक पार्टनर से बन गए, पार्टनर इन क्राइम सीरिया के अंदर जो हैं। और अभी लीबिया के अंदर भी दोनों ऑपोजिट साइड्स में हैं। अब हो क्या रहा है देखने की ज़रूरत है। आज से 2 महीने पहले जो व्लादिमीर पुतिन है, जो अपने 20 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और उन्होंने वो उनकी कोशिश है वो लाइफ टाइम जो है
रशिया के जो है प्रेसिडेंट बने रहे। अब हुआ क्या है, उन्होंने 2 महीने पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की, उन्होंने अमेंडमेंट की कोशिश की थी। उन्होंने पहले रशियन ये जो आर्म फोर्सेस के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनाया गया था, कि उसको इंश्राइन कर दिया गया था। और बहुत बड़ी, यूरोप की सबसे बड़ी चर्च एक उनके रशियन मिलिट्री बेस पे खोली गई थी। 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एक काइंड ऑफ सेकुलर कह लें, उससे पहले स्टालिन के टाइम पे ये कम्युनिस्ट था, इसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। 2 हफ्ते पहले ये चेंजिंग हुई है। अच्छा, ना सिर्फ ये चेंजिंग हो रही है, बल्कि रशिया जो है, जो लीबिया के अंदर है, वो एंटी टर्की या एंटी यूएन जो रिकग्नाइज गवर्नमेंट है उसके को डिस्टेबलाइज या उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इसके साथ फ्रांस भी शामिल है, सऊदीज भी शामिल है, यूएई भी शामिल है। और जो उस गवर्नमेंट जो यूएन रिकग्नाइज, यूएन बैक जो वो जो एक गवर्नमेंट है, उसको सिर्फ टर्की सपोर्ट कर रहा है। टर्की पहले जो था, खाली जो था वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा था, स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर रहा था, मगर पिछले 1.5-2-3 महीने में, 3 महीने के लगभग, टर्की ऑन ग्राउंड जा चुका है, मिलिटरीली सपोर्ट उसको कर रहा है। अब इन सब को बहुत परेशानी है, क्योंकि अब वहां पे इजिप्ट ने, जब से इन्होंने इजिप्ट को पुश किया कि हम भी अपनी मिलिट्री नीचे भेजेंगे फेस टू फेस, तो अब ये जो हैगा सोफिया का इशू है, ये इस्लाम से बहुत, इसका दायरा जो है जियोपॉलिटिकल एक मूव की गई है, ताकि जहां पे नेटो जो है टर्की को पुश कर रहा है कि वो लीबिया के अंदर मिलिटरीली सप्लाई बंद करे, वरना वो सैंक्शंस लगा देंगे। जिस तरह फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन और नेटो को कहा इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, अभी तक ये डिबेट चल रही है। फ्रांस ने अपने सारे टाइज मिलिटरीली कोऑपरेशन जो है कट कर दी, याद रखिएगा, मिलिटरीली कोऑपरेशन राइट कह रहा हूँ, और दे आर पुशिंग थे इसके ऊपर सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस टर्की पे लगाई जाएं। तो टर्की एक ये जियोपॉलिटिकल एक मूव है इसकी, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे। अदरवाइज आप उर्दुगान की हिस्ट्री उठा के देखें, उसके जो तकरीर उठा के देखें, वो ये नहीं चाहता था, वो ये इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं चाहता था। वो नेशनलिस्ट है, वो इस्लाम को बड़ा क्लोजली लेके चलता है, मगर वो इस टाइप की कोई मूव नहीं करना चाहता था जिससे इंटरनेशनल रिफ्ट पैदा हो जाए रिलीजन टू रिलीजन। क्योंकि अभी आज ही देखा, वेटिकन के पोप ने भी कंडेमिनेशन की, उन्होंने इसको बहुत सैड एक का इवेंट हुआ है। रशिया के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने भी की, ग्रीक्स ने भी की, मगर देखा जाए ये पहला वाकया नहीं है। जब ऑटोमैन एम्पायर रूल कर रही थी पूरे बाल्कन और ईस्टर्न यूरोप पे और ग्रीक पे और अफ्रीका पे और मिडिल ईस्ट पे, जब वो एम्पायर खत्म हुई, तो उसके बाद हजारों की तादाद में मस्जिदों को डिमोलिश किया गया, मुसलमानों को मारा गया, और क्या कहते हैं, और बहुत सी मस्जिदों को वो कैथोलिक चर्च में भी कन्वर्ट कर दिया गया। इवन के एथेंस ग्रीस के कैपिटल जो है, दुनिया का वाइड कैपिटल है, जहां एक भी मस्जिद मौजूद नहीं, मगर तकरीबन 1.5 लाख के करीब मुसलमान मौजूद हैं। ये खाली जियोपॉलिटिकल, जी थोड़ी सी कदरकामी करूंगा यहाँ पे मैं। अगर जो काफी, एक तो खैर आपने बहुत कैनन ऑफ वर्म्स खोल दी है, बहुत सी नई चीजें आपने बताई हैं, कि अगर मैं इसको समझ रहा हूँ तो आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मूव से उर्दुगान को ना सिर्फ एक डोमेस्टिकली फायदा होगा, उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा और मजीद पॉपुलैरिटी मिलेगी टर्की के अंदर भी, लेकिन जो टर्की का जो 100 साल मंसूबा है और वो जो जो कि वो देखने आने वाले चंद सालों में, वहां पे भी इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा टर्की के लिए एटलीस्ट, या तैयब उर्दुगान के लिए। उस्मान, इस बारे में मेरा एनालिसिस ये है, अगर आप तैयब उर्दुगान की तकरीर उठा के देखें, मेरा ख्याल है 100 साल मंसूबा जो था, एक नेशनलिज्म रेटरिक जो था, मगर तैयब उर्दुगान की एक हार्डकोर जो इस्लामिस्ट टाइप ऑफ एक वोट बैंक है, शायद उसका एक सर्टन परसेंटेज की ये बिल्कुल ख्वाहिश थी कि इसको मस्जिद दोबारा बना दिया जाए। पहले तो एक कलीसा था, उसके बाद तकरीबन 445 साल ये मस्जिद रहा, और उसके बाद फिर कोई 100 पता नहीं कितने 180 साल के करीब से ये म्यूजियम बना हुआ है। मगर एक हार्डकोर की, मगर तैयब उर्दुगान को देखें, उसके बयानात जो पहले तकरीर की, उसका कभी भी नहीं था, उसकी कोशिश या इशू नहीं था इसको, क्योंकि तैयब उर्दुगान जो है टर्की से
निकल के सोच रहा है, वो वापस रिवाइव, आपने देखा होगा वो चाहता है कि वो ऑटोमन एम्पायर की वो रिवाइवल किसी ना किसी शेप ऑफ फॉर्म में, उसकी वो ताकत, उसकी शान शौकत, उसका इन्फ्लुएंस जो था मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और दुनिया में, वो रिवाइव हो। इसलिए वो ये जो छोटा सा बहुत ही स्मॉल चीज है, इसके ऊपर ये मेरा ख्याल है तैयब अर्दोगान कभी भी इसके ऊपर ना जाता, मगर कंडीशंस इस टाइप की बन गई हैं, खासतौर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो टर्की जो रशिया में उन्होंने बेस बनाया, ये इसको खास तौर पे रशिया को एक काउंटर सा देने के लिए कि अगर तुम अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन और मिलिट्री ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को इंश्राइन कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशन ये बना सकते हो, फिर हमारे पास भी हक मौजूद है कि हम भी अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को कर सकें। और इसमें एक और बहुत सी जो इनका 100 साला मंसूबा चल रहा है वो तो एज इट इज जाएगा, मगर हमें देखने की जरूरत है अगर टर्की जिस तरह कर रहा है चीजों को इसी तरह करता रहता है, उर्दुगान जिस तरह लीबिया में चल रहा है, अगर इनके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, ये पोस्ट कोरोना ये सैंक्शंस आ जाती हैं, कोरोना में वैसे इकॉनमी का अच्छा हाल नहीं है, लीरा नीचे जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, अमेरिका से भी तो आपको याद है इनकी कोई रिफ्ट चल रही थी, फिर अमेरिका ने जो वो बनाया था एफ आई थिंक क्या नाम था एफ मुझे भूल गया, वो जो फाइटर प्लेन बनाया था, उसके बाद उन्होंने उसमें से भी उनको निकाल दिया गया है। तो इकोनॉमिक चीज़ें काफ़ी बैलेंस में नहीं चल रही, तो देखना ये किधर जाता है, मगर आई एम प्रीटी श्योर उर्दुगान जो वो करना चाहते हैं वो करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। मगर हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो एक स्टेप उन्होंने उठाया था, इट्स बेसिकली अ स्टेप, अनदर स्टेप टुवर्ड्स द नेशनलिज्म। और ये जो नेशनलिज्म है ये सिर्फ तुर्की में नहीं है, मैं पहले जिक्र कर रहा था कि आपको सेंट्रल यूरोप में, इवन द कंट्री लाइक इंडिया और जहाँ पे हम जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स उभरते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पिछले 15-20 सालों से जो एक हमें जमहूरियत का एक सबक पढ़ाया जा रहा है, दुनिया तो असल में उसके बिल्कुल बरक्स जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल उस्मान, ये है देखें, नेशनलिस्ट दो टाइप के हैं, एक 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 तो पेट्रियाटिक होते हैं जिससे मुल्क आपका यूनिफाई होता है, ठीक है, एक तो जिस तरह इमरान खान है, इमरान खान को भी हम पीटीआई को भी नेशनलिस्ट कह सकते हैं, बट वो पेट्रियाटिक हैं, वो हुब्बुल वतनी की बात करते हैं। मगर जब जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, मॉडर्न नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन अ फेयर, याद रखिएगा कि फेयर फेयर, चाहे आपको आपके दीन को खतरा है, चाहे आपकी गोरी रेस को खतरा है, किसी ना किसी शेप ऑफ फॉर्म में जो नेशनल राइट, इंडिया में हिंदुइज्म मुसलमान टेक ओवर कर लेंगे, यहाँ पे जो ये अपना ट्रम्प नेशनलिज्म दिखाते हैं ये कि हमारी को दूसरे लोग आके टेक ओवर कर लेंगे, हमारे वाइट सुप्रीमेसिस्ट को खतरा है। तो आज जो करंट नेशनलिज्म है ये फेयर बेस्ड नेशनलिज्म है, ये आपके अंदर फियर क्रिएट करता है, आपके रिलीजन को, आपकी रेस को, आपकी एथनिसिटी को, आपकी लैंग्वेज को, आपके कल्चर को किसी ना किसी शेप ऑफ फॉर्म में खतरा है, वो उसको, वो पेट्रियोटिज्म से ज्यादा फेयर बेस का है। मगर एक और इसमें बड़ी अच्छी चीज, बड़ी अच्छी तो नहीं कहूँगा, एक और चीज है, एज अ बिकॉज आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियो चला रहे हैं, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, पाकिस्तान के जो दो हमेशा से बहुत ही मजबूत एलाए रहे हैं, चाइना एंड टर्की, दोनों इस टाइम हॉट वाटर्स में, इकोनॉमिकली भी बड़ा ही उनकी रिफ्ट चल रही है, ना सिर्फ अमेरिका के साथ, अब ब्रिटेन भी आ गया, फिर उसको ब्रिटेन ने देखा आपने चाइना को कैसे, हांगकांग के सिलसिले में जो सिक्योरिटी लॉ आ रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया काउंटर कर रहा है, और सैंक्शंस की बात भी हो रही है, आपने देखा चाइना के ऊपर, सेम वे टर्की के ऊपर भी बात हो रही है। तो बड़ा ही, और ये दो वो मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ट्रेड, ना सिर्फ कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, मिलिटरली भी बहुत ज्यादा कॉपरेशन है, आप जानते हैं। और इसके और पाकिस्तान, और ये वो दो मुल्क हैं जो हमेशा थिक एंड थिन में पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहे, कोई और खड़ा हो ना हो, इन दो मुल्कों ने पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने इनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। अगर ये दो मुल्क आने वाले दिनों में, आपने देखा है साउथ ईस्ट, वो साउथ चाइना सी में अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, बिल्कुल फेस टू फेस हैं ये लोग, चाइना का इंडिया के साथ चल रहा था। अगर आने वाले दिनों में चीजें और खराब होती हैं तो आप देखेंगे इसका प्रेशर पाकिस्तान पे भी आएगा, पाकिस्तान को माइट भी एक क्लियर स्टैंड लेना पड़े। तो जहां तक इमरान खान की गवर्नमेंट का मैं जानता हूं, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी है, तो मुझे लगता है जो अभी स्टैंड है वही रहेगा जितना हमें समझ आता है। तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह सबके लिए आसानी करे।
बट ये करंट जियोपॉलिटिकल चीज़ें जो हैं ये बहुत दूर जाती नज़र आ रही हैं और इसका इम्पैक्ट हम सबको होगा। अभी चाइना के ऊपर सैंक्शंस, चाइना के ऊपर जो ट्रेड तनाव है, इसका आप देखें हर चीज़ की प्राइस ऊपर चली गई है, हर चीज़ की किल्लत हो गई। आप लोगों को अब क्योंकि कोरोना के टाइम में लोग साइकिलें बहुत खरीद रहे थे, आप कोई चीज़ लेने जाएं साइकिल शॉर्टेज हुई हुई है, सप्लाई की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। आई थिंक हमारी डिस्कशन का जो क्या कहना चाहिए, जो लुबे लुबाब है वो यही है कि इट इज जस्ट नॉट द इवेंट जिसको एक रिलीजियस एंगल से देखना चाहिए, कि इमोशनल से, रादर इसका जो एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल जो एक वाइडर एस्पेक्ट है उससे असल में देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको उस्मान, इसको मेरा ख्याल है जो लोग इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने की भी कोशिश करें कि इसका ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। इसका खाली बहुत से जो खाली इस्लाम की बात करते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, मगर इसके बड़े ग्रेटर इम्प्लीकेशंस हैं। ये खाली एक म्यूजियम को या एक कलीसा को मस्जिद बनाने का नहीं है, इसके पीछे बहुत ग्रेटर इम्प्लीकेशंस और इसकी बहुत चीज़ें आपको बिहाइंड द सीन इसके पीछे बहुत ज्यादा मूव्स हो रही होंगी। अभी माइट बी फ्रंट पे आपको इतनी चीजें नजर नहीं आएंगी, मगर बिहाइंड द सीन इसके ऊपर बहुत काम हो रहा होगा कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, और आपको जो आने वाले दिनों में भी नजर आएगा। चले, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का, और ये जबरदस्त आपने जो एनालिसिस पेश किया ये हमारे साथ शेयर करने का। थैंक यू उस्मान, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। इरफान खान हमारे साथ मौजूद